हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस। और साइंस में कक्षा 10th का सब्जेक्ट साइंस में एनसीईआरटी बुक का है, जो कि पार्ट 10 है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। यानी कि इस पार्ट की अगर बात की जाए साइंस के अकॉर्डिंग, तो मेरे दोस्तों, ये एक अकेला पार्ट ऐसा है जिसमें से लगभग आपके 15 मार्क्स एनसीईआरटी बुक में से आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। तो इस पार्ट को अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया तो 10 से लेकर 15 तक के मार्क्स इसमें से आपको पक्के हो जाएंगे, जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पूरे के पार्ट में हम लोग करने वाले हैं आज प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। इससे रिलेटेड इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आपने वो 50 के 50 कर लिए तो आप 15 नंबर पक्के कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। देखो प्रकाश क्या होता है? जो रोशनी मिलती है हमें कहीं से भी मिलती है, चाहे वो सूर्य से मिल रही है, चांद से मिल रही है, चाहे वो किसी बल्ब से मिल रही है या किसी भी तरह की रोशनी हो, वो प्रकाश कहलाता है। और अगर हम बात करें परिवर्तन की, अपवर्तन, परावर्तन की, परावर्तन क्या होता है? देखो, आप लोगों को इसमें समझना होगा। अभी हम लोग परावर्तन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर में अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो परावर्तन क्या होता है? देखो, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर, मान लो ये एक तल है, कोई भी चीज है, इससे टकराने के बाद किसी दिशा में चली जाती है या उसी दिशा में चली जाती है, तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। तो जहां पर ये टकराती है उसी बिंदु से एक, अगर हम 90 डिग्री पे एक अभिलंब खड़ा कर दे, इसको अभिलंब बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने MN एक ये तल ले लिया और इसमें ये ए ले लिया हमने, आने वाली किरण जो है इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, इसको आपतित किरण। और ये जो टकराने के बाद परिवर्तित किरण हो गई, ये यहां से परिवर्तन हो गया इसमें, तो परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण। तो अभी अगर देखा जाए, एक हवा में से, देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक माध्यम होता है हवा। माध्यम के बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे हवा, माध्यम 1 है आपका हवा, माध्यम 2 हो गया आपका ये कोई भी एक तल है, मान लिया ये एक तरह का शीशा है जो कि पीछे से बंद है, ठीक है। ये आईना है आपका जो कि पीछे से बंद है, ये आपका माध्यम 2 है, ठीक है। तो जब कोई एक किरण हवा में से शीशे की ओर जाती है तो वो इसमें अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि पीछे से बंद है। तो वो टकराने के बाद उतने ही डिग्री का कोण बनाती है जितना, मान लो ये आई आई है, इतने डिग्री का कोण है, और उतने ही डिग्री का बनाते हुए इस अभिलंब से दूसरी उसी दिशा में वापसी लौट जाती है इसी तरह से। यानी कि हवा में से आकर हवा में ही चली गई, यानी कि ये माध्यम 2 में प्रवेश नहीं कर पाई। ये आपका जो पॉइंट होगा, ये आपका आपतन बिंदु कहलाता है। ये आपतन बिंदु, ये वो बिंदु है जहां तीनों के तीनों रेखाएं, आने वाली, जाने वाली और अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकराने के बाद परिवर्तित हो जाती है वो परिवर्तित किरण होती है। और इसमें से जो सीधा एक 90 डिग्री पे हम लोग कोण बनाते हुए सीधा खींच देता है वो अभिलंब होता है, जो इन दोनों कोण को समान, मतलब 1 डिग्री में बांट देता है। तो आई बराबर, यहाँ आई बराबर आर, यानी कि आई उतना ही होगा। अगर आई 30 होगा तो आर भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। दूसरा, अब देखो, किरण जो है दो तरह से काम करती है। कैसे? नंबर एक, कि जब कोई किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर, अलग अलग दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु पे टकराए,
तो ये आपका अभिसारी किरण कुंज, ये अभिसारी किरण कुंज कहलाता है, यानी कि चारों तरफ से आके एक जगह कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। यानी कि चारों तरफ से किरणें आकर एक ही जगह पड़ रही है, तो वो अभिसारित हो रही है, यानी कि अभिसारित किरणें। और एक इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर किसी एक जगह से हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से किरणें निकल के जा रही है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में, तो एक ही जगह से निकल के जा रही है, तो ये आपका अपसारी किरण कुंज कहलाएगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना होगा, ताकि आगे चल के आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, दर्पण होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एक समतल लेंस या समतल दर्पण भी होता है, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते उसके बारे में, लेकिन ज्यादा तो उत्तल और अवतल के बारे में आते हैं। तो दोनों में अलग अलग ये वाला जो सिस्टम है अभिसारी और अपसारी, दोनों के में अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर कोई बहुत सारी किरणें एक जगह पे टकराती है आकर के, वो अभिसारित होती है, और एक जगह से अगर निकलती है तो ये डाइवर्ट होती है, यानी कि अभिसारी अपसारी होती है। ये डाइवर्ट कहलाता है, ये कन्वर्ट कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो हम समझ गए ये आपका जो है, ये वाला जो सिस्टम है ऊपर वाला, ये आपका क्या है, परावर्तन का नियम। परावर्तन का क्या नियम है, जब कोई किरण किसी बिंदु से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई है, तो वो अभिलंब से उतना ही कोण बनाती है जितना आपका आई कोण आर कोण उतना ही बराबर होगा, यानी कि आने वाली जो किरण होगी वो जितना अभिलंब से डिग्री पे आई है उतनी ही डिग्री पे वो जाएगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया परावर्तन का नियम। अभी अगर हम बात करते हैं अपवर्तन की, अपवर्तन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप चाहो तो इनको नोट प्रिपेयर करते रहिए। तो देखो, चलिए मैं ये भी रफ कर देता हूं। अब बात करेंगे अपवर्तन की। देखो अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन तो वो होगा जो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। लेकिन अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन टकराने के बाद लौटेगी नहीं, वो उसके अंदर ही यानी कि समा जाएगी, आर पार हो जाएगी, ठीक है। मान लो एक इसमें दर्पण ले लेते हैं हम, और वो दर्पण इस तरह का है, यानी कि शीशा ले लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार है। चाहो तो इसे पानी भी मान सकते हैं। दूसरा माध्यम यानी कि एक तो हवा है, दूसरा माध्यम आपका वो होगा जो दूसरा सामान है जिसमें से किरण पार होगी, ठीक है। तो जब मान लो कोई किरण, देखो एक किरण आई यहां टकराई, वो इसमें आर पार होगी, ये ट्रांसपेरेंट है आपका, पारदर्शी है। तो यहां टकराने पे आपतन बिंदु पे टकराई, ये आपतित किरण, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण मान लो ए है, आई और टकराई। टकराने के बाद अगर देखा जाए तो ये किरण ऐसे सीधी जानी थी, इस तरह से ये एक सीधे हुए में, इसका पथ ये है, ये बोल सकते हैं इसका ये रास्ता है, ठीक है। तो अगर हम इसी आपतन बिंदु से एक सीधा अभिलंब ऊपर की ओर खड़ा कर दे, जिसको हम कुछ भी ओ दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसी को अगर हम नीचे की ओर भी सीधा कर दे, तो अगर देखा जाए यहां टकराने के पश्चात, तो ये वाली किरण अपने पथ से हट जाती है, यानी कि ये तो अभी वापसी तो जाने से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये अपने पथ पर ना जाने के बाद थोड़ा सीधा होकर चलती है इससे, ठीक है। मतलब अपने पथ से इस ओर झुक जाती है, इसे बोल सकता है। आने वाली किरण जैसे ही दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, तो अपने मेन रास्ते से थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब झुकने का जो झुक गई, अभी देखो अगर देखा जाए, अगर हम आंख से यहां ये इसको सॉरी यहां आंख से देखे, अगर मान लो आंख हमारी यहां हो, तो ये हमें तिरछी दिखाई देगी, ठीक है। क्यों, आपने देखा होगा एक गिलास होता है पानी का, कोई भी बीकर होता है,
उस पानी में एक सीधी रेखा डाल देते हैं तो वो हमें तिरछी दिखाई देती है। तो वही है, क्योंकि एक ये माध्यम दो हो गया, ये माध्यम हवा की एक हो गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगी तो वो थोड़ी मुड़ी हुई तिरछी दिखाई देगी। यही कारण होता है, इसको ही हम अपवर्तनांक या अपवर्तन बोलते हैं, या चाहो तो अपवर्तनांक का भी यूज कर सकते हो, इसी को हम अपवर्तन बोलते हैं। अब मैटर क्या है, एक बार मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखा दूं, एक सरल रेखा में दिखा दूं। मान लो एक ये आपका दर्पण है जो ट्रांसपेरेंट है, और एक किरण आती है, आपकी आपतित किरण, और एक अभिलंब से यहाँ आपतित बिंदु से टकरा के वो अपने पथ से ना जा करके थोड़ी तिरछी जाती है, तो यहां से वो अभिलंब की ओर झुक गई, अपने पथ से ना जाकर अभिलंब की ओर झुकती है, ये आपका अभिलंब होगा, ठीक है। तो अभिलंब की ओर ये झुक गई, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो झुक जाना, बदल जाना, अगर हम यहाँ से देखा जाए तो ये रेखा हमें यहाँ दिखाई देगा, ये सिस्टम हमें सब यहाँ दिखाएगा, जो चीज यहाँ थी वो हमें यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि दिखाई तो सीधा ही देता है ना। और देखो यही कारण होता है तारों का टिमटिमाने का भी, तारे इसी वजह से टिमटिमाते हैं, कभी वो हमें यहाँ दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे वायुमंडल को पार करके यहाँ तक हमारे तक तारों की रोशनी पहुंचती है, ज्यादा दूर होने के कारण। बहुत सारे ऊपर जो है मंडल, अलग अलग हवा के वायुमंडल है, तो उन गैलेक्सियों से ज्यादा पहुंचने के बाद रोशनी वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यही कारण होता है, ठीक है। और निकलता सूरज भी हम इसी वजह से देख सकता है, और छिपता सूर्य भी देख सकता है, क्योंकि रियल में वो यहाँ होता है और दिखाई हमें यहाँ देता है, तो इसलिए दिखता है। और जब दोनों के दोनों एक ही जगह पे होते हैं तब हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों चीज आप समझ गए होंगे। बाकी इससे आगे का काम हम अभी नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, और अभी इसी के बारे में बात करेंगे अपवर्तन के। तो अपवर्तन भी और परावर्तन भी आप दोनों के दोनों समझ गए होंगे क्या होता है। अब क्या होता है देखिए, अब दो तरह के, एक तो होता है अवतल दर्पण, एक तो होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों का यूज होता है। देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, देखो अगर कोई आईना यानी कि शीशा या दर्पण बोल सकते हैं इस तरह का है कि जिसमें इधर से तो ये पीछे की ओर से तो हो बंद, ठीक है, और इधर से ही देखा जा सकता है, तो कोई भी किरण अगर इसके मान लो कोई भी किरण आती है इस पर, तो वो टकराने के बाद इसमें वापसी चली जाएगी आने वाली किरण। तो इस तरह का जो होगा जिसमें सामने की ओर से इधर से देख सकता है, तो ये वाला जो सिस्टम होगा जिधर से इसमें देखा जा सकता है, ये इसका अपवर्तन का पृष्ठ होगा। अपवर्तन का पृष्ठ यानी कि वो जगह जहां से अपवर्तन हो सके, इधर से तो नहीं आ सकती क्योंकि इधर से तो बंद है। तो ये आपका देखा जाए तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तिरछा है, और सामने की ओर अंदर की ओर से ये अपवर्तन का पृष्ठ है इसका, तो अपवर्तन इधर से ही होगा। और जो इसका उल्टा होगा, ठीक है, इसका उल्टा ऐसा कि जो अंदर की तरफ से तो बंद हो और इधर से कोई भी किरण टकराने के बाद परिवर्तित हो जाए। तो देखो अगर देखा जाए कोई भी किरण अगर इधर से एक टकराई, इधर से आई, वो इधर को चलेगी, ठीक है, तो इसमें अभिसारित हो रही है किरणें, क्योंकि इधर से किरण आई, टकराने के पश्चात इस साइड में इकट्ठी हो गई, इस ये वाली भी टकराने के बाद एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही है, तो ये अभिसारित हो रही है। और इसमें अगर देखा जाए तो आने वाली किरण टकराने के पश्चात अपसारित हो रही है, यानी कि बिखर रही है, ठीक है। तो ये बिखरने वाला सिस्टम अपसारित और अभिसारित दोनों, अपसारित उत्तल लेंस में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेंस है जिसमें किरणें अपसारित होती है, तो वो उत्तल लेंस है, ठीक है। और कौन सा लेंस है या दर्पण है जिसमें किरणें अभिसारित होती है, तो वो आपका अवतल दर्पण है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये पृष्ठ जो है जिधर से देखा जा सके वो ही आपका जो है लेंस उसी बात पर डिपेंड करेगा। अगर बाहर की ओर, जो बाहर की ओर है वो उत्तल है, जो अंदर की ओर से देखा जा सकता है आपका अवतल है। तो उत्तल अवतल आप समझ गए होंगे। तो अभी अगर हम एक बात करते हैं इसी के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। अब थोड़े से इनके लिए कुछ नाम दिए गए हैं, वो हमें याद रखने होंगे।
देखो अगर अवतल दर्पण की बात करें, इसमें अभी उत्तल की नहीं करते, केवल अवतल की बात करें, एक की कर लेते हैं, दोनों में आप डिफरेंस समझ जाओगे। तो अगर हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और इस अवतल दर्पण में ये मान लो इस साइड से बंद है, पीछे से बंद है, तो ये जो यहां से लेकर और यहां तक का एरिया है आपका, ये आपका दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एम एन। तो एम एन आपका दर्पण का द्वारक है, यानी कि एम एन ये आपका दर्पण का द्वारक है। ठीक है, और अभी देखो अगर सही रियल में देखा जाए तो ये जो एक आईना है ये किसी एक गोले का भाग है, यानी कि देखा तो सिर्फ इसमें यहीं से जा सकता है। अगर हम इसको एक पूरा एक सर्किल मान ले, एक पूरा का पूरा गोला मान ले, तो उस गोले का ही भाग बैठता है ये। ठीक है, तो इस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। अब ये जो सेंटर है तो ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, एक आपके पास पता चल गया, आपको दर्पण का द्वारक का पता चल गया और वक्रता केंद्र का पता चल गया। अब देखो अब क्या है, इसके ध्रुव के बारे में जानते हैं। तो ये जो आपका एम एन दर्पण का द्वारक है, अगर इसका सेंटर लिया जाए द्वारक का और इस सेंटर को मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींच दी जाए जो इस गोले को दो समान भाग में बांट दे, तो ये दो समान भागों में बांट दिया, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया, तो ये आपका मुख्य अक्ष निकल आता है, मुख्य अक्ष। ये आपको मुख्य अक्ष कहलाता है, जिसको हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सॉरी यहां तो प्रिंसिपल लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष ही बोल लेंगे इसको, लेकिन जिस जगह इसका सेंटर था ये आपका ध्रुव है, यानी कि ध्रुव। और ये पी से डिनोट करता है पोल, यानी कि इसका ये पोल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट और ये रेखा जो दो गोले को दो भाग में बांट दिया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया और इसको वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्रुव से वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र या ध्रुव से बीच की जो दूरी होगी आपकी वो आर होगी, आर यहां से यहां तक की। ठीक है, आर, आर का मतलब रेडियस, या इसको बोल सकते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या ये आपके इसकी जो आपका ये दर्पण है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और इसी त्रिज्या को अगर आधा कर दिया जाए तो आपका एफ निकल आता है, फोकस। इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। और ध्रुव से एफ तक की दूरी, ये आपकी यहां तक की दूरी जो होगी ये फोकस दूरी कहलाती है। तो आपने क्या क्या सीख लिया वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें एक तो ध्रुव का पता चल गया, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव ये जो मुख्य द्वारक है इसका सेंटर ही ध्रुव है। ठीक है, दूसरा मुख्य द्वारक का पता चल गया, जहां से जहां तक किसी भी किरण को परिवर्तित किया जा सके या देखा जा सके जिसमें, वो आपका मुख्य द्वारक है। दूसरा, जो रेखा इस गोले को दो भाग समान भाग में बांट सके, आधा उधर आधा इधर, तो वो मुख्य अक्ष कहलाता है। और जो सेंटर होगा इस गोले का सेंटर, वो वक्रता केंद्र। और ध्रुव से सी तक की दूरी आपकी त्रिज्या, यानी कि ये आपकी त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को, यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसका आधा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आपका फोकस निकल आता है। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया। तो अभी अगर देखा जाए, देखो अगर वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर सी होता है, क्यों, वक्रता त्रिज्या भी वहीं से वहीं तक है, यहां तक है, और वक्रता केंद्र भी वहीं तक है, तो दोनों के दोनों, चाहो तो आप इसको सी से डिनोट करो, चाहे आप इसको आर से डिनोट करो करें, और इसका आधा एफ हो गया, फोकस दूरी हो जाएगी आपकी, जिसको हम एफ बराबर या एफ लिख सकते हैं, फोकस दूरी, और या
मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य फोकस हो गया। एफ आपका मुख्य फोकस है और एफ से दूर तक की दूरी मुख्य आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ताकि आगे आने वाली अगली वीडियो में आप लोगों को यह समझ आ सके कि कौन सा कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।